Assalamu alaikum everyone. This is Saddam Hussain Bakshi. I welcome you all once again. Please let me know in the chat box. Am I audible to all of you? Sorry for the delay. मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें। कल हमने पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को पढ़ा। हमने आर्मीनिया एंड अजरबैजान का जो इशू है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वो भी हमने पढ़ा। कश्मीर इशू को हमने देखा। फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। इन टॉपिक से रिलेटेड पास्ट में सवाल भी आ चुके हैं। 2020 में ऐसे भी आ चुका है, पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। तो काफी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इससे रिलेटेड कभी भी सवाल आ सकता है। कश्मीर इशू ऐसा टॉपिक है जो कि एक एवरग्रीन टॉपिक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर कभी भी आपके पास सवाल आ सकता है, कभी भी ऐसे आ सकता है। जैसे पास्ट में सवाल आया था कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इज द रोड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कैसे रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू वाकई में रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा, वहां पे डेवलपमेंट आएगी। सिंपल से सवाल आते हैं आपके पास कश्मीर इशू को लेकर और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर। आई होप कि कल का लेक्चर आपका क्लियर है, कल का टॉपिक आपका क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? हाइब्रिड वॉरफेयर किसको कहते हैं? मीडिया वॉरफेयर क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर किसको कहा जाता है? ग्रे जोन की मीनिंग क्या है? डेफिनेशंस क्या है इनकी? क्या क्या टूल्स है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के? इसका फ्यूचर क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेस क्या हैं, कन्वेंशनल टूल्स कौन से हैं और नॉन कन्वेंशनल टूल कौन से हैं? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो भी रही है या नहीं? क्या ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है? पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, तो फिर पाकिस्तान इसके साथ कॉम्बैट कैसे करे? ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डेफिनेशन से पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन हाइब्रिड वॉरफेयर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। पहले हम डिफरेंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को कवर करते हैं।
चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड वॉरफेयर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? चाहे वर्ड आए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, चाहे वर्ड हो हाइब्रिड वॉरफेयर, या फिर वर्ड हो मॉडर्न वॉरफेयर, या फिर वर्ड हो आपके पास ग्रे जोन, ये जितने भी वर्ड्स हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन, मॉडर्न वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कहीं पे ग्रे जोन वर्ड आ जाए तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। हाइब्रिड मतलब कि मिक्सचर है, एक ब्लेंड है। इनको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशंस को भी हम इनकी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिड वॉरफेयर। चाहे हाइब्रिड वॉरफेयर हो या फिर आपके पास फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो, यहां पर बेसिक आइडिया क्या है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया है? यहाँ पर बेसिक आइडिया एक्चुअली ये है कि अब जो वॉर्स लड़ी जाती हैं वो आर्मीज के साथ लड़ी नहीं जाती, और ना ही गोरिल्ला से लड़ी जाती हैं। ना ही आर्मीज लड़ती हैं अब वॉर्स, और ना ही गोरिल्ला वॉरफेयर होते हैं। गोरिल्लास क्या होते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है? ये भी एक वॉर टैक्टिक है, जिसमें पॉपुलेशन है एक, उसमें लोग मिक्स हो जाते हैं और वहां मिक्स होके किसी के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद वो वहीं पे ही गायब हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स है, अटैक करके छुप जाना पब्लिक के अंदर, इसको हम कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया हियर? बेसिक आइडिया यहां पर ये है कि मॉडर्न वॉर्स आर नॉट फॉट बाय आर्मीज। or by gorillas, but in the minds of common citizen। अब जंग जीतने के लिए, अब कंट्री को अंडरमाइन करने के लिए, अब विक्टोरियस होने के लिए, अब कंट्री की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, अब कंट्री की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसकी इमेज को खराब करने के लिए जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अब कन्वेंशनल वेपन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न टूल्स को। कुछ टूल्स होंगे उनको भी हम देखेंगे। सो ये जो बेसिक आइडिया है कि पहले जो है, जो जंगें लड़ी जाती थी वो आर्मीज लड़ती थी, लेकिन अब आर्मीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हमारे पास टूल्स डिफरेंट हैं। व्हाट आर दोज टूल्स? वो कौन से टूल्स हैं, कितने टूल्स हैं, इसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन प्राइमरी जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अब जो वॉर्स है उसमें आर्मीज का, गोरिल्लास का जो रोल है वो बहुत कम हो चुका है। अब जो वॉर्स लड़ी जाती है उसमें अटैक किया जाता है लोगों के, सिटीजन्स जो हैं उनके माइंड्स के ऊपर। सोशल मीडिया वॉरफेयर स्टार्ट हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड करती है, ओपिनियन शेप होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो ओवरऑल जो वॉरफेयर है अब उसका फेस चेंज हो चुका है। पहले हम डायरेक्ट वॉरफेयर देखते थे, स्टेट्स डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में होती थी, आर्मीज, टैंक्स, गन्स, मशीन गन्स, ये सारी चीजें हम देखते थे लेकिन अब इसका रोल बहुत कम हो चुका है। जो वॉर्स लड़ी जाती हैं वो अब इनडायरेक्टली लड़ी जा रही हैं। अब जो यूज किया जा रहा है टूल्स को, वो टूल्स आपके हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के टूल्स। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से पहले हम हाइब्रिड वॉरफेयर को क्लियर करें, फिफ्थ जनरेशन फिर अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। If we talk about hybrid warfare, so we can say that it is a broader term. ये हाइब्रिड वॉरफेयर पॉलिटिकल वॉरफेयर भी हो सकती है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो सकती है,
ये हाइब्रिड वॉरफेयर मीडिया वॉरफेयर भी हो सकती है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर आपका साइबर वॉर भी हो सकती है। So what is hybrid warfare? Hybrid warfare is actually a broader term and it implies political warfare, economic warfare, media warfare, and cyber warfare. On the other hand, if we talk about fifth generation warfare, फिफ्थ जनरेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स के ये फिफ्थ जनरेशन है, पहले 4 जनरेशंस और हो चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन वॉर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन जो वर्ड है ये काफी खुद से ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इससे हमें अंदाजा लग सकता है कि ये वॉर स्विफ्ट होगी, ये फास्ट होगी, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। इस तरह से हम यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, इसके लिए ये कहा जाता है कि इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू हाइब्रिड वॉरफेयर। अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस, जो थिन लाइन डिफरेंस है बिटवीन हाइब्रिड वॉरफेयर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, वो क्या है। हाइब्रिड वॉरफेयर एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी इंक्लूडेड है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में टूल्स एंड टेक्निक्स डिफरेंट है, हाइब्रिड वॉरफेयर में डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स भी दोनों के डिफरेंट होते हैं। तो इन शॉर्ट हाइब्रिड वॉरफेयर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को भी स्टडी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टूल्स कौन से होंगे, फिर यहाँ पे कैसे हम फाइट करेंगे, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर एक्चुअली होती कैसे है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा कि कौन से सोर्स ने क्या डेफिनेशन दी हुई है। अभी हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स काफी डिफिकल्ट होते हैं। पहले बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए, बेस बन जाए हमारा, तो उसके बाद फिर हम एकेडमिक डेफिनेशंस के ऊपर भी आते हैं और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? जनरली जो टूल्स हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर के, वो क्या है? वो है परसेप्शन, वो है प्रोपेगेंडा, वो है फेक न्यूज। हाइब्रिड वॉरफेयर को जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई हम डेफिनेशन देखेंगे, तो वो डेफिनेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, उनको ही फिर आपने यूज करना है। हाइब्रिड वॉरफेयर में डेफिनेटली जो है फर्स्ट जनरेशन जो वॉरफेयर है वो नहीं आता, ये मॉडर्न वॉर्स हैं। यहाँ पे टूल्स टेक्निक्स सारी डिफरेंट होंगी। सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? टूल आपके पास है परसेप्शन, टूल है प्रोपेगेंडा, टूल है फेक न्यूज। आज के टाइम में वी लिव इन दी एरा जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, जहां पे हमें पता ही नहीं चल रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि रियल न्यूज कौन सी है और फेक न्यूज कौन सी है। यहां पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो हम यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता कि कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है और कौन सी डिस इन्फॉर्मेशन है। अब मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में भी एक डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। एक सिंपल सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, उसको आपने पढ़ लेना है, थोड़ी रिसर्च आप भी करें। आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं इनके डेफिनेशंस पे।
जैसे ही हम डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो फिर हम डेफिनेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। अगर एमसीक्यूएस में आपके पास आ जाए तो ये एमसीक्यूएस आ सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom, या इन which ईयर। So this concept was actually introduced in 1989 and it was introduced by US military scholar. नाइनटीन 89 में फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं जनरेशंस ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। अब हम आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। एटलीस्ट 2 से 3 डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट हम डिफाइन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एकेडेमिया, इंटरनेशनल एकेडेमिया इसको डिफाइन करती है कि इट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वॉर। अब आपने वॉर को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया है। पहले स्टेट्स वॉर लड़ती थी, स्टेट के पास एक आर्मी है, स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्टेट के पास मिलिट्री पर्सनल्स हैं, स्टेट वॉर लड़ती है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है बिकॉज क्योंकि अब जो लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा ब्लर हो चुकी हैं बिटवीन वॉर एंड पॉलिटिक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो सकती है, ये पॉलिटिकल वॉरफेयर भी हो सकती है। तो अब वॉर जो है, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है या फिर जो जनरेशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमडब्ल्यू भी कहते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब जो लाइंस हैं वो बहुत ब्लर हो चुके हैं बिटवीन वॉर एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो सकता है, मिलिट्री वॉरफेयर भी हो सकता है आपका। डिसेंट्रलाइज क्यों हो गया है, हम इसको डिसेंट्रलाइज आखिर क्यों कह रहे हैं? हम इसको डिसेंट्रलाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पर जो टूल्स हैं, वो टूल्स कौन से हैं? यहाँ पर आपके जो टूल्स हैं वो सिविलियंस हैं। यहाँ पर जो टूल्स हैं वो कॉम्पिटेंट्स भी होंगे, लेकिन फोकस यहाँ पर है सिविलियंस। यहाँ पर सिविलियंस भी आपके टूल्स हैं। यहाँ पे सिविलियंस के माइंड्स को भी यूज किया जाता है। अब सिविलियंस कैसे टूल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज एजेंसी है, उस जी न्यूज एजेंसी का काम ही ये है कि पाकिस्तान की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे उसको डिस्टॉर्ट करना है। पाकिस्तान को ऐसे पोर्ट्रे करना है कि इट इज हार्बरिंग टेररिज्म। कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उसमें भी पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी में भी पाकिस्तान का रोल है। बलोचों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान मारता है, पाकिस्तान की आर्मी मारती है। ये काम दे दिया गया एक न्यूज एजेंसी को, जो कि स्टेट डेफिनेटली स्टेट सपोर्ट करती है उसको।
स्टेट के बगैर वो न्यूज आउटलेट ऐसे काम नहीं कर सकता। तो स्टेट के सपोर्ट के साथ फिर न्यूज जो चैनल है उसका काम ये है कि एक टारगेट सेट करना और फिर वहां पर उस कंट्री की इमेज को खराब करना। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो वॉर है अब ये बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो टूल्स हैं वो सिटीजन्स भी हैं, वो सिविलियंस भी हैं, सिविलियंस भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब हम ये न्यूज सुनते हैं कि पाकिस्तान इज हार्बरिंग टेररिज्म, फिर बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है उसमें भी पाकिस्तान का रोल है, मिसिंग पर्सन्स का जो केस है वहां पे भी, यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी आर्मी इन्वॉल्व है। तो जितनी ज्यादा इमेज खराब होगी कंट्री की, जो एनिमी कंट्री है उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। जितनी इमेज खराब होगी उतना ही एनिमी कंट्री को फायदा होता है। अब इमेज कैसे खराब होती है, किस तरह से, इसको भी हम देखेंगे, एक रिपोर्ट के साथ जस्टिफाई करेंगे। ये डेफिनेशन किसकी थी? इट वाज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिया। इंटरनेशनल एकेडमिया की ये डेफिनेशन है, आपने इसको नोट करना है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। According to the social scientists, they believe that it is the only concept that is directly penetrating social institutions, changing or influencing individuals। यहां पर जो मकसद है वो मकसद यही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके माइंड को, उनके ब्रेन को वॉश किया जाए। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अंडरमाइन किया जाए। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं आपके? लाइक रिलीजन, लाइक फैमिली, लाइक एजुकेशन, वहां पर पेनिट्रेट किया जाए, वहां पर अटैक किया जाए, और जो लोग हैं उनके माइंड्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। जब लोगों का परसेप्शन चेंज होगा तो तब जो है यहाँ पे अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने इंटरेस्ट फुलफिल किए जा सकते हैं। पर्पस यहाँ पर यही है कि स्टेट को अंडरमाइन करना है। एनिमी जो स्टेट है वो अपने ओपोनेंट को अंडरमाइन करेगी। अंडरमाइन कैसे करेगी? सोशल इंस्टीट्यूशंस को हार्म करके, वहां पे पेनिट्रेट करके, इंडिविजुअल्स उनके माइंड्स को इन्फ्लुएंस करके, ताकि जब स्टेट वीक पड़ जाए उसके बाद अपना काम करना है, और उसके बाद अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके बाद अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने हैं। तो ये जी कुछ डेफिनेशंस थी कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, इसको ग्रे जोन भी कहा जाता है। टूल्स को हमने देख लिया था। मिस इन्फॉर्मेशन टूल हो सकता है, फेक न्यूज, साइबर अटैक्स टूल हो सकते हैं इसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक टूल है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफी कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर है। यहाँ पे हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर साइबर अटैक हो जाता है एक, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस इट्स ओरिजिन। साइबर अटैक दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी कंट्री के ऊपर किया जा सकता है। फाइंड आउट करना कि ये किसने किया बहुत मुश्किल है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पता ही नहीं चलता कि साइबर अटैक किसने किया है, जब तक कोई आगे से जाके खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। तो आई थिंक यहां तक काफी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। एक डेफिनेशन यहाँ पर भी है, फ्रैंक हॉफमैन की डेफिनेशन है। इसको मैंने सिंपल टर्म्स में डिफाइन भी किया हुआ है। आपको इसको भी एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर और ज्यादा क्लियर हो। हाइब्रिड वॉरफेयर में
कन्वेंशनल टूल्स एंड नॉन कन्वेंशनल, इन दोनों को मिलाया जाता है. We can say that it is the mixture or combination of conventional tools and non-conventional tactics. कन्वेंशनल टैक्टिक्स कौन से होंगे, नॉन कन्वेंशनल कौन से होंगे, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वेंशनल टूल्स आपके कौन से हैं? दे कैन बी मिलिट्री मीन्स, इरेगुलर फोर्सेस हो सकती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं. ये आपके कन्वेंशनल टूल्स होंगे. फॉर एग्जांपल मिलिट्री मीन्स हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर है, इरेगुलर फोर्सेस हैं, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं. ये सारे जो है ये कन्वेंशनल हैं आपके पास. मिलिट्री मीन्स में टैंक्स हो गए, आपके वेपन्स हो गए, ये सारे कन्वेंशनल आपके टैक्टिक्स हैं. नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं? साइबर अटैक्स, सोशल मीडिया, डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, मैसिव डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक वॉरफेयर, लोकल अनरेस्ट क्रिएट करना. एज वी स्टडीड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ये भी आ जाता है आपका हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर. So fifth generation warfare has actually transformed itself into hybrid warfare, जिसके tools क्या है? Misinformation, disinformation, cyber attacks, use of artificial intelligence, ये सारे tools हैं, tactics हैं. साइबर अटैक में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ये सारे tools एंड tactics हैं. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि आखिर ये फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर है इसका पर्पस क्या है. पर्पस इज वेरी सिंपल. आपने अपने ओपोनेंट को अंडरमाइन करना है, उसको आपने वीक करना है, और जब वो स्टेट वीक हो जाए, जब वहां पे एक तरह से लोकल अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, जब वहां पे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, तो उसके बाद आप अटैक करके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया जो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यूज करता है अगेंस्ट पाकिस्तान. हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंडिया यूज करता है अगेंस्ट पाकिस्तान. अब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म. इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उसके लिए भी पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है. बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं. पाकिस्तान उनको ड्यू शेयर नहीं देता, उनको राइट्स नहीं मिलते. फिर वो कहते हैं कि जो ड्यूरेंट लाइन है वहां पे भी काफी ज्यादा पोरस बॉर्डर है ये, तो यहाँ पे सेंचुरीज मिलती हैं टेररिस्ट को. पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है. जब ये सारी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं तो इससे होता क्या है? इससे क्रिएट होती है इंस्टेबिलिटी. जब कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी हो तो कंट्री के सारे रिसोर्सेज स्टेबिलिटी लाने के लिए यूज किए जाते हैं. कैसे भी लेके एक स्टेबिलिटी, कैसे भी करके स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए वापस से. तो इसी टाइम पे जब स्टेट वीक हो, जब पता हो कि स्टेट का जो अपराटस है अब एक जगह पे यूज हो रहा है, जो सोशल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको ठीक करने में, तो उसी टाइम पे एनिमी कंट्री अटैक कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है. लाइक 1971 में आपने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और एक पॉलिटिकल वॉरफेयर स्टार्ट है बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. उसी टाइम पे इंडिया ने इंटरवीन कर दिया. डोमेस्टिक लेवल पे जो डिक्टेटर्स हैं वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को. जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो वो भी कोशिश करते हैं टेक ओवर करने की. तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं अगर स्टेट वीक हो जाए तो. इसीलिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथन होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहती हैं, स्ट्रेटेजिक कुछ गोल्स होते हैं उनके, उनको वो मीट करना चाहती हैं. अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे. ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है या फिर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये काम कैसे करती है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. प्राइमरीली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सबसे प्रीडोमिनेंट प्रीएमिनेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं. वो आपके हैं दो आर्ग्यूमेंट्स.
सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कंट्रीज कोशिश करती हैं कि एक्सप्लॉइट करें फॉल्ट लाइंस को, फॉल्ट लाइंस ऑफ एनिमी कंट्री, कि कौन कौन से लूप होल्स हैं, कौन कौन से वीक एरियाज हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम कंट्री को हिट करें ताकि कंट्री वीक हो जाए और हम अपने टारगेट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस कौन कौन से हैं जिनको इंडिया एक्सप्लॉइट करता है। फॉल्ट लाइंस आपकी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फॉल्ट लाइंस कुछ स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं, कुछ वीकनेसेस भी हो सकती हैं। पहली पहली जो फॉल्ट लाइन है वो है आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन। ये स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। वीकनेस कैसे है? अफगानिस्तान में वॉर हुई, यूएसए अफगानिस्तान जाना चाहता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी है अफगानिस्तान के साथ, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का रोल होगा। फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाते हैं, या फिर वहां पे टेररिस्ट बहुत ज्यादा रीग्रुप कर लेते हैं, तो उनके साथ जो बॉर्डर है हमारा, वहां से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। वहां पे वो बॉर्डर के ऊपर वो अपनी सेंचुरीज बना सकते हैं। तो ये जो ज्योग्राफी है हमारी, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये हमारे लिए एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। इट्स अ बोन एज वेल एज इट्स अ बैन। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट सारी सिविलाइजेशंस एक बार गुजर के गई हैं। डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। कार्स में जाना है तो पाकिस्तान की काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर पाकिस्तान को यूरोप के साथ कनेक्ट करना है या फिर पाकिस्तान को कार्स कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना है, तब भी यहाँ पे लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीपे को अगर देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है। हमारे पास डीपेस्ट सी पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। तो डेफिनेटली जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। अब एनिमी कंट्री क्या करता है, जब भी आपके इस तरह की फॉल्ट लाइंस हो जहां पे वीकनेसेस हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। लाइक अफगानिस्तान में इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, अब वहां पे बैठ के वो इजीली इन्फ्लुएंस करता है। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी भी होती है वहां पे, एस्पेनॉज भी होती है। फिर वहां से जो है कंट्रीज ऑपरेट करके दूसरी कंट्री की इमेज को खराब करने की भी कोशिश करती है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। दूसरा फॉल्ट लाइन कौन सा है? बलूचिस्तान फैक्टर। नो डाउट बलूचिस्तान में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी इश्यूज नहीं हैं जितने इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट किए जाते हैं। जितना इंडिया बार बार बलूचिस्तान नाम ले रहा होता है, इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करता है, इतने बुरे हालात भी नहीं है। अगर मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप स्टेट के इंटरेस्ट को थ्रेटन कर रहा हो, स्टेट के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहा हो, तो डेफिनेटली स्टेट खुद को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को वो डिटेन करते हैं। मिसिंग पर्सन्स का इशू है, लेकिन ये आम कोई सिविलियंस नहीं है जो रोड पे जा रहे हैं उनको पकड़ के जो है गायब हो गए वो लोग। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पे मलाइन जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दूध के धुले साफ बिल्कुल भी नहीं होते, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंक्स होते हैं जो कि ये स्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज यू कैन सी मैनी बलोच लिविंग इन बलूचिस्तान जो कि आर्मी के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, इंडक्शंस होती हैं उनकी। आर्मी का काफी पॉजिटिव रोल भी है बलूचिस्तान में डेवलपमेंट को लेकर। अब कुछ ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब वो भी कितने लोग होंगे, 5,000 10,000 बड़ी मुश्किल से।
ये भी मैं ज्यादा नंबर बता रहा हूँ, इससे भी कम होंगे वो। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान का इशू है वो सेपरेटिज्म का इशू नहीं है। अब बलूचिस्तान का जो इशू है वो रिसोर्सेज का इशू है, बड़ा इशू है रिसोर्सेज का। तो जितने मिनरल्स वहां से निकल रहे हैं, जितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बलूचिस्तान को, जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अब उतने उसको रिसोर्सेज अलोकेट नहीं किए जा रहे। फिर जितना वो बैकवर्ड है उस हिसाब से भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक जेन्युइन मसला है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज बलूचिस्तान में इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है जितने पोर्ट्रे किए जाते हैं। कैसे हमें लगता है कि इतना बड़ा इशू है, क्यों लगता है हमें, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में हम आने वाले हैं, जब हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इस 5th जनरेशन वॉरफेयर को यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब आते हैं हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पे। मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग वापस जल्दी से आ जाएं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।